हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपी गाइस आर डूइंग वेल। और जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने यूज किया था जावा का इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि जो ये ऊप कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो आपकी पाइथन हो। अब हमने इस पूरे 7 to 8 लेक्चर्स में रह चीजें सीखी कि क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हम बोलते हैं ऊप्स के, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। अब हमने उन 4 टॉपिक्स को डीपली डिस्कस किया और साथ में कोडिंग भी की है। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आज तक का, जब से मैंने कोडिंग करनी स्टार्ट करी है, कि जब स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ते हैं ओप्स को, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मे बी आप भी उसी में लाई करते हो, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओप्स को पढ़ते हैं सिर्फ इस पर्पस के लिए, या तो वो उनके एग्जाम में आना होता है, या फिर जो कंपनीज का जो क्रैक करते हैं राउंड, जो पहला फिल्टर राउंड होता है उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं ओप्स से रिलेटेड, या फिर इंटरव्यू में काफी बार ये पूछा जाता है कि जो 4 पिलर्स हैं ओप्स के वो एक्सप्लेन कर दो। सिर्फ उस पर्पस के लिए पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूंगी कि जो ये ओप्स है ना, ये आपको हेल्प करता है एक तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इम्प्रूव करने के लिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उन पर्टिकुलर 3 या 4 चीजों के लिए ना पढ़ो, मतलब एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए और फिल्टर जो राउंड होता है उसके लिए ना पढ़ो। लेकिन मैं ये जस्ट स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि अगर जो आपने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ओप्स के अंदर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एब्स्ट्रैक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अगर आप एग्जैक्टली उन्हें समझ कर अपनी प्रोग्रामिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आओ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी ज्वाइन की थी फर्स्ट, जिसमें मेरा जावा में स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क था। अब उसमें क्या था, जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड थे ना वहाँ पे, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती थी पहले के टाइम पे, तो उसमें क्या था यहाँ पे कि मुझे ये समझ में आया है कि जब किसी कंपनी में इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता है ना, तो वहाँ पे उसको कितने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब अगर आप ये देख रहे हो ना अपने सामने की इंटरफेस बना हुआ है, तो वो इंटरफेस क्यों बनाया गया है, कि एग्जैक्टली इंटरफेस क्यों क्रिएट किया था, जो आपने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्शन वाले टॉपिक में, कि अगर आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हटानी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कार का, कि जब कोई कार ओनर होते हैं, जब वो रन करते हैं अपनी कार को, तो उन्हें पता है कि अगर आप ब्रेक पे ब्रेक प्रेस करोगे तो वहां पे कार स्टॉप होने लग जाएगी, मतलब आपकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो इंटरनली किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वहां पे आते हैं हमारे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस कहाँ यूज करनी है, जहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी आपको लेकर आनी है। पॉलीमॉर्फिज्म, जहाँ एक फंक्शन मल्टीपल फॉर्म्स में इंप्लीमेंट करना हो। और एनकैप्सुलेशन, जहाँ पे अपने डेटा को आपको एनकैप्सुलेट करके एक जगह कंबाइन डेटा बाइंड करके रखना हो, तो वहां पे चीजें यूज आती हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास पूरा बड़ा प्रोजेक्ट आया है, तो आप कहाँ पे कोड को रीयूज कर सकते हो, तो उन्हें इनहेरिटेंस की तरह इंप्लीमेंट करो। कहाँ आपको डेटा और मैथड्स को सिंगल एंटिटी की तरह यूज करना है, वहाँ इनकैप्सुलेशन पे जाओ। या फिर जहाँ आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन को मल्टीपल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा, तो रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे, तो पॉलीमॉर्फिज्म के एंड पे जाओ। तो ये सब चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने कोडिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। और ये चीजें कोई सिखा नहीं पाएगा। सबने सिर्फ एक तरीके से वीडियो क्रिएट करके डाली हुई है। सेम मैंने भी किया कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि आप एक्सेस मॉडिफायर्स को या फिर कंस्ट्रक्टर, ये चीजें किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो आगे, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए एमसीक्यूज प्रिपेयर करे हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि आप अपनी जो आपने पढ़ा है थियोरेटिकल पार्ट में मेरे लेक्चर्स के थ्रू या किसी और लेक्चर्स के थ्रू, तो आपको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाई है उसके थ्योरी पार्ट को पढ़ के। तो यहाँ पे मैंने 50+ एमसीक्यूज रखे हैं, हम उन्हें आज डिस्कस करेंगे। अब ये चीज आपको दो चीजें हेल्प करने में इम्प्रूव करेंगी। सबसे पहला, कि आप ये अंडरस्टूड कर पाओगे कि जितनी आपके पास नॉलेज है उप्स को लेके, क्या उस नॉलेज के बेसिस पर आप एमसीक्यू सोल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो हाँ, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और आप रेडी हो फिल्टर राउंड को क्रैक करने के लिए। अब दूसरी चीज क्या होगी कि जब आप एमसीक्यूज करोगे, तो आपका जो ड्राई रन वाला होता है ना, कि जब एमसीक्यूज होते हैं तो कितने लिमिटेड टाइम में आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, वो भी इंप्रूव होगी वहाँ पे। ठीक। तो ये आपके पास नोट्स थे, ये मैंने सारे आपको अवेलेबल करा दिए हैं, जो भी प्रीवियस लेक्चर सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स की लिंक पड़ी हुई है, तो आप वहां जाके एक्सेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पीपीटी तैयार करी थी, जिसमें यहाँ पे 50+ क्वेश्चन हैं, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने काफी सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं, पर ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको मिलते रहेंगे किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज राउंड में या फिर फिल्टर राउंड में, या फिर जो आप छोटे मोटे एमसीक्यूज क्वेश्चंस देते हो वो सब चीजें। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज नॉट द फीचर ऑफ ओप्स, विच इज नॉट द फीचर ऑफ ओप्स। ओप्स के फीचर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या करता है? डेटा बाइंडिंग का काम। डेटा बाइंडिंग मतलब कि वेरिएबल्स और मेथड्स को कंबाइन करके एक जगह पे रखना। तो वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है? प्राइवेट मेथड्स के थ्रू। सेकेंड होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करता है कोड की रीयूजेबिलिटी इंप्रूव करने में, कि मान लो कि पहला हमारा पार्ट था, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक होता था एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है यहाँ पे? डेटा बाइंडिंग। इसके बाद आता था हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको पता है उसमें क्या होता है? जहाँ पे हमें कोड को रीयूज करना होता है, जिसमें हम सब क्लासेस क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास? कोड रीयूजेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आता था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा क्या होता है कि किसी एक मेथड को मल्टीपल फॉर्म्स में यूज करना। या तो हमारा कंपाइल टाइम पे हो सकता है, जैसे हम बोल देते हैं मेथड ओवरलोडिंग, या फिर दूसरा हो जाता है रन टाइम पे, जैसे हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग सॉरी। कंपाइल टाइम पे आता है, इसमें हम बोलते हैं इसे मेथड ओवरलोडिंग। जब हमारा ये आता है रन टाइम पे, तो रन टाइम पे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता था, फोर्थ वाला पार्ट आता था इसमें एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन आपको पता है कि जिसमें हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसे हाइड कर देते हैं। वो किसके थ्रू हो पाता है? फिर मैं नाम कंप्लीट कर देती हूँ। एब्स्ट्रक्शन ये हो सकता है दो तरीके से। या तो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यहाँ पे इंटरफेस, इंटरफेस क्रिएट कर दो। तो जो भी इनकी सब क्लासेस होंगी उनका काम क्या होगा? जो भी इसमें मेथड्स डिक्लेयर हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना। तो ये होते हैं हमारे फीचर्स ओप्स के। अब सबसे पहला आता है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है पूरे बड़े पार्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना। अगर उससे बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, तो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तभी वो एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो एक ओप्स हमारा मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करता है, डुप्लीकेट कोड करता है। लेकिन आपने यहाँ देखा कि डुप्लीकेसी हटाने के लिए ही हम क्या लेकर आए हैं यहाँ पे? इनहेरिटेंस। तो कौन सा फीचर प्रोवाइड नहीं होता यहाँ पे? डुप्लीकेट कोड। स्ट्रक्चर्ड कोडिंग हमें ओप्स देता ही है, और कोड रीयूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जो फीचर नहीं प्रोवाइड करता वो है डुप्लीकेसी ऑफ कोड। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट आर द विच वाज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप। कि जो सबसे पहली जो उसके बेसिस पे एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी, उस लैंग्वेज का नाम क्या था? तो वो लैंग्वेज थी यहाँ पे स्मॉल टॉक। सबसे पहली लैंग्वेज जो कि ऊप्स कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुई थी वो थी स्मॉल टॉक। इसे याद रखना बहुत कम जगह है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहली लैंग्वेज कौन सी थी। तो आप सिंपल जवाब दोगे स्मॉल टॉक। तो आप नाम याद कर लेना कि किसने डेवलप किया था। आई थिंक एलन। वो मैंने आपको आंसर शीट में प्रोवाइड कर दिया, और आंसर शीट आपको इसके एंड में मिल जाएगी पीपीटी के। थर्ड क्वेश्चन आता है विच फीचर्स ऑफ ओप्स इंडिकेट रीड कोड रीयूजेबिलिटी। तो ऐसा कौन सा फीचर है ओप्स का जो कि हमें इंडिकेट करता है कोड को रीयूज करने के लिए? तो आपको पता है उसमें क्या होता है? इनहेरिटेंस। क्योंकि एनकैप्सुलेशन क्या देता है हमें यहाँ पे? डेटा बाइंडिंग। एब्स्ट्रैक्शन क्या देता है? ये हमें हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब फीचर शो कर देता है। वो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया? मैनी फॉर्म्स। जो कोड रीयूजेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे इनहेरिटेंस। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द उप्स कॉन्सेप्ट। जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता? तो आपको पता है डेटा बाइंडिंग क्या हो गया हमारा? एनकैप्सुलेशन। मेथड पासिंग, मैसेज पासिंग क्या हो गया? मतलब कि आपने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट के पास कॉल करा, तो ये भी होता है। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग आता है आपने पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन में, जहाँ पे हम क्या कर देते हैं? अपने डेटा को हाइड कर देते हैं। साथ में हम एनकैप्सुलेशन भी बहुत बार कर देते हैं, उसे प्राइवेट बना के। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है डेटा हाइडिंग की। क्या आपने कभी भी पूरे ओप्स की प्लेलिस्ट में कहीं भी आपने पढ़ा कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा? तो ये नहीं होता। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
ऊप्स कभी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट पे नहीं अप्लाई होता। ठीक। अब लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होती है, वो एक डिफरेंट चला गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा ऊप्स के अंदर नहीं आता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन सा फीचर है ऊप्स का जो कि ड्राइव करता है क्लास को फ्रॉम अदर क्लास। मतलब कि आपने एक क्लास क्रिएट की हुई है, अब उसे कोई और ड्राइव कर ले, उसकी भी मेथड यूज कर सकता है, फिर अपने वो नए भी क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान करो कि ये चीज कौन से उसमें आई थी। क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म में आती है? तो ये नहीं आती, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है हमसे कि हम एक फंक्शन या मेथड को या तो ओवरराइड कर सकते हैं या ओवरलोड कर सकते हैं, तो इसमें तो नहीं आता। डेटा हाइडिंग भी नहीं है, डेटा तो यहाँ छुपाना हो गया। एनकैप्सुलेशन में आता है क्या? नहीं आता, कि एनकैप्सुलेशन कहता है डेटा बाइंडिंग की तरफ जाता है। लेकिन इनहेरिटेंस कहता है कि हाँ, मेरा जो सब क्लास होगी वो मेरे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है और साथ में अपने कुछ नए फंक्शंस भी ऐड कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनहेरिटेंस। फिर आता है कि विच हेडर फाइल्स इज रिक्वायर्ड बाय द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज द उप्स कॉन्सेप्ट। आपको ध्यान होगा जो भी सी प्लस प्लस में कोड करते हैं वो ऊपर की तरफ लिखते हैं कि वो किस हेडर फाइल में से अपने उन फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। जैसे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच हो गया, स्टूडियो डॉट स्टैंडर्ड जो भी होता है, मतलब जो कोडिंग करते हैं उन्हें पता होगा। या फिर तो हमारी जो ये उप्स कॉन्सेप्ट होता है किसी भी हेडर फाइल से नहीं लिया जाता, तो इसका मतलब कि जो इसका ये ऑप्शन होगा ना, वो है कि ऐसी कोई सी भी हेडर फाइल नहीं है जिसको हमें मेंशन करना पड़े सी प्लस प्लस में, जिससे हम उप्स कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग को इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई हेडर फाइल डाली जिसमें मल्टीपल फंक्शंस लिख दी और उन्हें आप यूज कर रहे हो। तो उप्स सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई भी हेडर फाइल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज इनकरेक्ट फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले ये समझना है कि आपको पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है किसी भी फंक्शन को मैनी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना। अब वो हो सकता है दो तरीके से, या तो कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे। जहाँ कंपाइल टाइम पे जाएगा इसका मतलब कि वहां पे क्या हो रही है, हमारी मेथड की ओवरलोडिंग हो रही है। मेथड ओवरलोडिंग क्या हो गया है यहाँ पे, कि आपका मान लो एक फंक्शन है एबीसी जिसमें अभी कोई भी पैरामीटर्स नहीं जा रहे, वहीं आपने सेम नेम से फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है, मान लो ए। वहीं आपने दूसरा तीसरा फंक्शन कर दिया जिसका नेम सेम है एबीसी, लेकिन जो इस बार ये पैरामीटर्स ले रहा है वो ले रहा है स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया? मेथड ओवरलोडिंग, वेयर मेथड्स आर ऑफ सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स। वहीं अगर हम मेथड्स ओवरराइडिंग की बात करें तो वो होता है इनहेरिटेंस की तरह पॉसिबल, जिसमें जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड डिक्लेयर्ड होता है उसी को सब क्लास यूज कर रही है लेकिन विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। मान लो कि यहाँ पे वो प्रिंट करा रहा था एबीसी और सब क्लास में जाके वो प्रिंट करने लग जाए सीडीई। तो ये क्या होगी? फंक्शन नेम सेम है, पैरामीटर सेम है, लेकिन जो इनपुट, जो कोड उसके अंदर लिखा हुआ है वो डिफरेंट है। तो ये हो जाता है हमारा रन टाइम, जिसे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो हमसे पूछा गया है कि जो ये ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है पॉलीमॉर्फिज्म के रेफरेंस में। सबसे पहली बात तो ईज इन रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है वो इजी कर देता है रीड करने। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन आ गया इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फीचर है ऊप्स का, तो उसका मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प्स इन रीडिफाइनिंग द सेम फंक्शनैलिटी। क्या जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो सेम फंक्शनैलिटी को रीडिफाइन करने में हेल्प करता है? तो वो आपने पढ़ा है, हाँ होता है। जो कि होता है इनहेरिटेंस की तरह पॉसिबल, जहाँ सब जो सुपर क्लास होती है उसके मेथड्स को ओवरराइड कर लेते हैं उनके चाइल्ड क्लासेस। तो ये वाली भी पॉलीमॉर्फिज्म देता है फंक्शनैलिटी। फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ? इट ऑलवेज इंक्रीज द ओवरहेड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। तो ये नहीं होता। कभी भी आपने सुना है कि पॉलीमॉर्फिज्म किसी भी फंक्शन पे ओवरहेड इंप्रूव कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए वो है फोर्थ, जिसमें मेंशन है कि इट ऑलवेज इंक्रीजेस द ओवरहेड ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट। अब आपको पता ही है कि जिसमें हमारा मेथड क्या हो मल्टीपल फॉर्म्स में, कि पहला ऑप्शन क्या है? एबिलिटी टू प्रोसेस द अनडिफाइंड मैसेज ऑफ डेटा इन एटलीस्ट वन वे। एटलीस्ट वन मतलब कि सिर्फ एक तरीके से, तो एक तरीके से ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा। इट इज द एबिलिटी टू प्रोसेस द मैसेज और डेटा इन मोर देन वन फॉर्म। तो ये पॉसिबल है।
थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, इट इज द एबिलिटी टू प्रोसेस द मैसेज और डेटा इन ओनली वन फॉर्म, कि सिर्फ एक ही फॉर्म में। तो ये भी नहीं, मतलब हम मल्टीपल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने उसको। फोर्थ ऑप्शन आ गया, इट इज द एबिलिटी टू प्रोसेस द मैनी मैसेजेस एंड डेटा इन वन वे। तो ये नहीं होगा। तो जिसका ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड, कि हम अपने डेटा और मैसेज पासिंग मतलब कि मेथड्स को मल्टीपल फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर प्रोसेस कर सकते हैं अपने डेटा को। फिर आता है हमारे पास नाइन्थ, कि द नेम ऑफ द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर फॉर द मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स इन द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, हम इसमें एक चीज क्लियर कर दूं कि जब हम जावा का पढ़ रहे थे एक्सेस मॉडिफायर, तो हमने देखा था कि हमारे पास चार टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक होता है पब्लिक, जिसमें हमारा, आपको पता है कि मैंने आपको पैकेजेस एक्सप्लेन करे थे कि जो जावा में हमारी कोडिंग होती है वो डिफरेंट पैकेजेस में भी हो सकती है। तो मान लो अगर हमारे पास पैकेज ए यहाँ पे है, पैकेज भी यहाँ पर है, और इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस है, और इसके अंदर ही मल्टीपल क्लासेस है। तो पब्लिक कहता है कि अगर मैंने ए के अंदर किसी भी क्लास में कोई सा भी डेटा मेंबर या फिर फंक्शन पब्लिकली एक्सेस करने को बोला है, तो वो चाहे बी के अंदर कोई सी भी क्लास हो, तो वो एक्सेस कर सकता है। मतलब कि पब्लिक थिंग्स जो है ना, किसी भी पैकेज अपने पैकेज के अंदर केवल दूसरा पैकेज उसे इजीली एक्सेस कर सकता है। दूसरा आता है हमारे पास प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है कि मैं सिर्फ अपनी ही क्लासेस को, जो मेरी क्लास है, मैं सिर्फ उन्हें ही अलाउ करूंगा कि जिस क्लास में, चाहे अगर मैं पैकेज ए की कोई एबीसी क्लास है उसके अंदर मैंने कोई प्राइवेट वेरिएबल बना लिया ए, तो सिर्फ वो एबीसी क्लास ही मुझे एक्सेस कर सकती है। तो इसलिए ये आता है हमारा प्राइवेट। तीसरा आता था प्रोटेक्टेड, या फिर मेरी सब क्लास भी कर सकती थी इसमें। प्रोटेक्टेड में क्या आता था कि अगर मेरा जो पैकेज है वो मुझे एक्सेस कर सकता है बिना कुछ करे, अगर दूसरे पैकेज को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे एज अ पेरेंट क्लास कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, उस अपने प्राइवेट जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल है उसका एक्सेस दे दूंगा। और जो फोर्थ आता था वो आता था डिफॉल्ट, कि सिर्फ मेरा ही पैकेज मुझे एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो इसमें कोई भी डिफॉल्ट टाइप का एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता। अगर आप डिफॉल्ट किया कब होता है, जब आप कुछ मेंशन ही नहीं करते हैं, तो आपने पब्लिक मेंशन करा ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड, तो बाय डिफॉल्ट जावा में डिफॉल्ट की तरह बिहेव होता है। लेकिन सी प्लस प्लस में अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते हो तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, प्राइवेट की तरह। तो ये चीज ध्यान रखना। जो नेम है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्या होता है, प्राइवेट। फिर आता है मेरे पास टेंथ, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी ऑफ डेटा इज। आपको पता है कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, कि जो मेरे पास दो चीजें होती है क्लास के अंदर। एक तो होते हैं मेरे पास वेरिएबल्स, जिसको मैं बोल देती हूँ एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स हुए। और दूसरे क्या आ गए यहाँ पे, मेथड्स। अब मुझे ये करना ही ना, एनकैप्सुलेट करना है, मतलब कि एक ही जगह पे बाइंड करके रखना है। अब इसके लिए मैं क्या करती थी कि मुझे कम से कम एक्सेस देना है बाहर की क्लासेस को अपने डेटा का। तो मैं इसमें अपने वेरिएबल्स को क्या क्रिएट कर देती थी, प्राइवेट। और उन्हें एक्सेस करने के लिए क्या करती थी, गेटर और सेटर कर देती थी इम्प्लीमेंट, जिससे अगर किसी को एक्सेस करना भी है इन प्राइवेट वेरिएबल्स को, तो वो गेटर और सेटर का यूज कर ले। अब मेरे से पूछा गया है कि जो कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन का, तो वो जो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो किस टर्म्स तक कर देता है, क्या वो इंश्योर्ड करता है कुछ हद तक, या प्योरली इंश्योर्ड कर देता है, या नॉट इंश्योर्ड, या फिर बहुत कम इंश्योर्ड करता है। तो आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम कोई भी क्लास बनाते थे जिसको हमें एनकैप्सुलेट करना था, तो हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं हम प्राइवेट ही बनाए, तो उसमें से हो सकता है हमने कुछ वेरिएबल्स क्या क्रिएट कर दी हो, पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड। अब उससे क्या होगा कि हम कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते 100% श्योर होके कि सब क्लासेस के अंदर हमारे पास सारे सारे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। तो इसमें बोलेंगे हम कि हम इंश्योर कर सकते हैं कुछ हद तक कि जो हमारे डेटा है ना वो सिक्योर है, एनकैप्सुलेशन का अगर हम कॉन्सेप्ट अपनी कोडिंग में अप्लाई करते हैं तो। ठीक। लेकिन अगर आपको 100% चाहिए तो आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ, जिसमें आपके पास दो तरीके के हैं, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करो या फिर आप क्या यूज करो वहां पे, इंटरफेस। हम हमारे पास आता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा एंड कोड इज व्यूड। जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन आपको पता है कि जहाँ पे हम अपनी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं। तो उसके दो पॉसिबल वेज क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया, कि या तो आप अपनी क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट कर दो, डिफाइन कर दो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे आप अपने इस क्लासेस को इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करो।
अब अगर आपको अपने जो भी आपने डेटा क्रिएट किया है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, उस डेटा को और उसके कोड को व्यू करना है, तो आपको क्या चीज यूज करनी पड़ेगी? तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप लिख कुछ भी दो क्लासेस के अंदर, इंटरफेस के अंदर कुछ भी मेंशन कर दो, वो सिर्फ एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। अगर आपको उसके कोड या फिर उसका डेटा एक्सेस करना है, देखना है, काम करते हुए देखना है, तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा कि अगर आपको कोड और डेटा व्यू करना है तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। फिर आता है विच डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। कि इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एब्स्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है? कि एब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन को, या फिर वो हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन को लेकिन वो फीचर्स को शो कर देता है, या फिर वो सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा को हाइड कर लेता है, या फिर वो शो कर देता है इंपॉर्टेंट डेटा को। तो बहुत सिंपल सा इसका ऑप्शन है, वो है बी। कि ये इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देगा लेकिन फीचर शो कर देगा। जैसे आपको कार का एग्जांपल दिया कि उसने फीचर दिया ब्रेक का, लेकिन वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी प्रोसेस को, वो उसने हाइड कर दिया। तो ये है इसका बी ऑप्शन। फिर आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मे बी ब्रीच्ड। ब्रीच मतलब तोड़ना, या फिर जैसे हम बोल देते हैं ना कि हमारा डेटा ब्रीच हो चुका है, तो किसी ने अननोन पर्सन ने एक्सेस कर लिया। Which of the following feature may be breached if user does not use the classes in the code? अगर हम अपने कोड में क्लासेस ही यूज ना करें, तो जो यूजर है वो किस कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर रहा है? क्या वो एनकैप्सुलेशन को वायलेट कर रहा है, या फिर वो पूरे उप्स को ही वायलेट कर रहा है, या फिर इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर जो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है वो वायलेट हो रहा है? तो इसमें आपको पता है कि क्लासेस क्या है, क्लासेस किसने दी है, क्लासेस इंप्लीमेंट करने का कॉन्सेप्ट वो है उप्स। देखो, अगर क्लासेस ही नहीं होंगी तो आप एनकैप्सुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, इनहेरिटेंस भी नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन जो चीजें वायलेट हो रही है वो है उप्स का कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। 14th क्वेश्चन है हाउ कैन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन बी अचीव्ड इन द प्रोग्राम। कि हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उसमें एनकैप्सुलेशन लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपको पता ही है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेटा है उन्हें क्या कर सकते हैं, प्राइवेट मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे प्राइवेट मेंबर्स, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन है ना बाय यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर, तो आप एक्सेस मॉडिफायर यूज करोगे। क्यों? अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता और सिंपल प्राइवेट मेंबर्स होता तो आप इसमें ऑप्शन सी चूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर यूज करने का पर्पज यहाँ पे ये होगा कि जब हम क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्लास को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो उस क्लास के अंदर बहुत सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं और ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स होने वाले हैं। तो उसमें से अगर हमें एनकैप्सुलेशन चाहिए तो हम सबको प्राइवेट कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई प्रोग्रामर अपनी क्लासेस के जो मेंबर्स और मेथड्स उन्हें प्राइवेट करें। कुछ ऐसे उसमें डेटा मेंबर्स हो सकते हैं जो कि पब्लिकली एक्सेस करना कोई और चाहता होगा, फिर दूसरी क्लास उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को पब्लिकली एक्सेस करना चाहती होगी और वो इम्पोर्टेंट भी होगा हमें डालना। तो उस केस में जरूरी नहीं होगा कि हमें उसे प्राइवेट रख के फिर गेटर एंड सेटर वो सब चीजें अलग। तो आता करना यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर ही बताना कि जो भी, या तो आप उसे प्रोटेक्टेड दे दो या उसे प्राइवेट दे दो, और अगर पॉसिबिलिटी है कि पब्लिक देना ही देना है बिल्कुल, तो आप उसे क्या कर दो, यहाँ पे पब्लिक दे दो। तो वो चीज होती है हमारा जो कोड के रिक्वायरमेंट्स है ना उसके बेसिस पे डिफाइन। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है पहले वाला हम यूज करेंगे अगर हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन है। अगर एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं है तो आप यूज करोगे यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स। फिर आता है हमारे पास कि 15th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल वायलेट्स द डेफिनेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। ऐसे कौन से वेरिएबल्स होंगे जो कि हमारे एनकैप्सुलेशन वाले कॉन्सेप्ट को वायलेट करेंगे? तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन आपको पता है कि क्या करता है, हमारे बाइंडिंग का काम करता है, मेथड्स को भी और साथ में एट्रीब्यूट्स को भी। अब अगर मान लो जो इसमें एट्रीब्यूट्स है वो पब्लिकली एक्सेस हो सकते हैं, तो इसका मतलब कि जो भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट उसे कॉल करना चाहेगा तो वो इजीली कॉल कर सकता है। अब अगर लोकल होंगे मतलब कि अपनी ही क्लास के अंदर इजीली एक्सेस हो जाएंगे। अगर वो एरे वेरिएबल्स है, एरे वेरिएबल्स आपको पता ही क्या होते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें बहुत सारा डेटा एरेस की फॉर्म में सेट है, तो वो भी अपनी ही क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएंगे। पर अगर वो हुई ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है कि अगर किसी को उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बना है ना, तो भी उसे बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे
उसे वो ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे उस वेरिएबल को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हमारा एनकैप्सुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि डेटा को मुझे जोड़ के बाइंड करके रखना है, वो हमारा किसके थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इसका ऑप्शन आएगा ग्लोबल वेरिएबल सी। फिर आता है विच क्लास कैन नॉट क्रिएट इट्स इंस्टेंस। इंस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, कि हमने एक क्लास बनाई जिसके अंदर हमारे पास मेथड्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो क्या है, सिंपल एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब कि वो कोई भी अभी हमारी मेमोरी यूज नहीं कर रहा। अब अगर मुझे उस क्लास के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जो वो इंस्टेंस क्रिएट होकर आएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो मैं उसकी सारी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकती हूँ। अब अगर पेरेंट क्लास है तो भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ, नेस्टेड क्लास है मतलब कि सब क्लास है तो भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, हम कभी भी उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ फंक्शन का क्या होता है, मतलब कि मेथड का सिर्फ क्या होता है, नेम होता है। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसकी सब क्लास के अंदर। तो हम कभी भी जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है उनका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास। एक साइज क्लास का क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि हमने जो क्लास क्रिएट करते हैं वो कोई भी मेमोरी नहीं लेती है। मेमोरी नहीं लेती इसका मतलब उसका कोई भी साइज नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है, क्या जो साइज है, अगर जितने भी उस क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं उनका अगर मैं सम कर दूं साइज का, तो वो क्लास का साइज होगा, तो नहीं। सेकंड है कि क्लासेस जो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डू नॉट हैव एनी साइज, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। कि क्लासेस जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज की जाती हैं वो कोई भी मेमोरी नहीं लेती हैं, इसका मतलब कि उनका कोई भी साइज नहीं बचा, उसमें कितने भी मेथड्स हो, कितनी भी उसमें डेटा एट्रीब्यूट्स हो। अगर क्लास अपना साइज लेगी तो वो तभी लेगी जब वो इंस्टेंस बन के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फेच करेगा डेटा को या फिर किसी फंक्शन को कॉल करेगा। तभी वो क्लास जो है ऑब्जेक्ट बन के अपना साइज बता सकती है आपको। फिर आता है हमारे पास विच मेंबर ऑफ सुपर क्लास इज नेवर एक्सेसिबल टू दी सब क्लास। ऐसा कौन सा मेंबर है सुपर क्लास का जो कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता सब क्लास के थ्रू, तो वो है हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट। फिर आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग उप्स कॉन्सेप्ट बाइंड द डेटा एंड डेटा टुगेदर, अच्छा कोड एंड डेटा टुगेदर एंड कीप देम सिक्योर फ्रॉम द आउट रिवर। कितनी बार हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में, वो की वो है ऑप्शन एनकैप्सुलेशन। क्योंकि एनकैप्सुलेशन हमें एक्सेस देता है अपने कोड और डेटा को क्या करना, बाइंड करना, जिसे हम बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। 20 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ऑल्सो नोन एज रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम बाइंडिंग मतलब कि हमारा एक बार कोड रन हो चुका है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं, अब उसमें क्या होगा, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, यहाँ पे मेनली मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, ये आती है हमारी रन टाइम पे। तो ये चीज ध्यान रख लेना आप लोग। फिर आता है 21, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर देयर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको पता है दो तरीके के होते हैं, या तो आप उसे बोल दो कंपाइल टाइम या फिर रन टाइम, या फिर आप इसे बोल दो लेट बाइंडिंग कंपाइल टाइम को, इसे रन बाइंड, इस तरीके से कुछ नाम होता है, आप एक बार चेक कर लेना। और साथ में इसमें भी क्या हो जाता है, कंपाइल टाइम पे मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम पे क्या आ जाती है, मेथड ओवरराइडिंग। तो इनके ये मल्टीपल नेम्स है, तो आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि हम इस चीज को कितने कितने डिफरेंट नेम से बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, टू टाइप्स के। फिर आता है विच प्रिंसिपल ऑफ ऊप अलाउ फॉर द सेम फंक्शंस टू बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है या फिर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है ऊप्स के अंदर जो कि हमें अलाउ करता है सेम फंक्शन को डिफरेंट वेज में यूज करने के लिए। सेम फंक्शन को डिफरेंट, आपको पता है कौन सा है, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम बोलते हैं मैनी फॉर्म्स। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। इसमें से कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ओप्स का, तो इनहेरिटेंस भी है, ऑब्जेक्ट भी ओप्स के अंदर आते हैं, क्लासेस भी आती हैं, लेकिन फंक्शंस नहीं आते, मतलब इसे हम मेथड्स यूज करते हैं। मेरा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है।
फिर आता है ऊप एम्स टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोर। अगर हम ऊप्स यूज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे, तो हमें इसमें से कौन सी चीज मिल जाती है, मतलब किसकी तरफ एम करती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में हमारा कोड रीयूजेबिलिटी भी आ जाती है। कोड रीयूजेबिलिटी, इसमें हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी आ जाता है। मतलब कि सब चीज ये फ्लेक्सिबल कब बन पाएगा, जब हमारे पास ये सब चीज होंगी तभी तो वो फ्लेक्सिबल बन पाएगा ना। देखो हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड, आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम उप्स यूज कर रहे हैं तो हम अपने कोड को इजी करने के लिए ही कर रहे हैं। सिक्वेंशियल भी नहीं होगा, क्योंकि सिक्वेंशियल आता है हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसको ही इम्प्रूव करने के लिए उप्स आया था। एरर प्रोन तो हम जितना इम्प्रूवमेंट अपने कोड के अंदर लेकर आएंगे उतना वो एरर प्रोन बन जाएगा, ठीक। लेकिन जिसका ऑप्शन आएगा वो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की तरफ। अभी 25th क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोला गया है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है उप्स का encapsulates the property and methods of the real world entity into a single entity। देखो आपको नाम से ही पता लगा, इसने खुद बोल दिया कि वो encapsulate करना चाह रहा है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, वो है encapsulation। फिर आता है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम हाइड कर देते हैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन और सिर्फ शो करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी। तो सेम क्वेश्चन है, वो है हमारा, सॉरी, इसमें आएगा, हाँ एब्स्ट्रैक्शन ही तो आएगा। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो जाती है और सिर्फ फंक्शनैलिटी शो होती है। फिर है हमारे पास इन ओप्स एन ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ही तो होता है क्लास का। तो ये हो गया ऑप्शन सी। फिर आता है कि हमने क्लास है कार नाम की, जिसके अंदर क्या है, एक मेथड है ड्राइव। और अब हम जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। अब अगर हमें कॉल करना हो इस मेथड को, जिसमें हमने जो कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जो कार को हमने कार का जो इंस्टेंस क्रिएट करा, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, वो किस नाम से था, माई कार के नाम से। और अब अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि जो भी आपने इंस्टेंस बनाया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें डॉट लगाओ और फिर उस मेथड का नाम लिख दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये देख लो मैच किससे कर रहा है, ये कर रहा है सी से। तो इसका हो गया सी ऑप्शन। 29 में क्या है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट क्या है प्रोग्रामिंग में। तो ये क्या है, एक रन टाइम एंटिटी है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक इंस्टेंस होता है क्लास का, जो कि एक रन टाइम एंटिटी होती है, वो एक मेमोरी भी लेता है, और जबकि क्लासेस क्या होती हैं, एक सिर्फ ब्लूप्रिंट होता है। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन एन ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्टेट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। क्या जो इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टेट का मतलब होता है, वही जिसे हम बोल देते हैं एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल्स। कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट है वो क्या है, क्या ये बिहेवियर है ऑब्जेक्ट का, या जो डेटा स्टोर है ऑब्जेक्ट के अंदर, या फिर जो मेथड है, ये तो पक्का मेथड तो नहीं होगा, या द क्लास फ्रॉम विच, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं दो ऑप्शन की, तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या ये बिहेवियर है या फिर जो डेटा। तो हमें पता है कि वेरिएबल क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं अपने मेथड्स के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। फिर आता है हमारे पास, अगर आप यहाँ थक गए हो तो प्लीज थोड़ा रेस्ट लो और फिर कंटिन्यू करना वीडियो को, ठीक। पर मतलब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर आप क्या करो, अपनी वीडियो को पॉज करो और उसके बाद पहले खुद ट्राई करो और फिर मैच करो। अगर गलत निकलता है तो आप एक्सप्लेनेशन को समझो, वरना आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो वीडियो में। 31st MCQ है हमारे पास, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब एन इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास। क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल मैं आपको बता देती हूँ कि मान लो हमारे पास एक क्लास है और उसमें हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है ए नाम से, और इसके ऑब्जेक्ट बने। मतलब ये हमारी एबीसी क्लास थी, इसका मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया बी, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया सी। इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ए की वैल्यू 5 रख दी, इसमें मैंने ए की वैल्यू कितनी रख दी, 6, और इसके अंदर मैंने ए वेरिएबल की वैल्यू रख दी 7। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो ये मुझे 5 प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये मुझे 6 करेगा, यहाँ पे ये 7 क्यों कर रहा है, जबकि वेरिएबल तो हमारा सेम था। क्यों, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना क्लास के, वो आइसोलेट होते हैं। और आइसोलेट किसके बेसिस पे होते हैं, जो भी वेरिएबल होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ना कि क्लास से। तो जब ये वेरिएबल यहाँ पे ए डिक्लेयर हुआ, तो ये ए ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है, ये ए वेरिएबल बी ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है। तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को ही प्रिंट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा वेरिएबल होता है क्या इंस्टेंस वेरिएबल जो कि विद इन अ मेथड यूज होता है? तो ऐसा तो नहीं है। क्या जो वेरिएबल एक्सेस बाय ऑल द इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड शेयर्ड अक्रॉस देम, हाँ तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा वेरिएबल जो कि एक्सेस हो सके, जितने भी वो इनिशिएट हुए हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स, और उसमें शेयर हो सके अक्रॉस देम। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन्हें। या फिर अ वेरिएबल यूनिक टू ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास, या फिर ये जो कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा कांस्टेंट वैल्यू वाला। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं जो कि एक्सेसिबल हो सके बाय द इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड शेयर्ड अक्रॉस देम, और वो आपस में शेयर कर सके। ठीक, अब आता है हमारे पास हाउ डू ऑब्जेक्ट्स इन द oops कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे oops के अंदर, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर। तो आपको पता है कि ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर ले। तो उसके लिए सिंपल है, ना तो ग्लोबल फंक्शंस के थ्रू होता, या फिर बाय कॉलिंग, हाँ ये इसका बी ऑप्शन आएगा, बाय कॉलिंग द मेथड्स ऑन ईच अदर। मान लो अगर हमारे पास ए ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एक फंक्शन था डिस्प्ले, वही हमारे पास बी ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे वेलकम, और इस बी को ये डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करना है। तो बी क्लास में क्या होगा, पहले ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और फिर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो बाय कॉलिंग द मेथड ऑफ ईच अदर। फिर आता है हमारे पास नया क्वेश्चन जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इन द जावा। तो जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए भी लेक्चर पढ़ा है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर्स नहीं आते हैं तो एक बार जाकर उन्हें पढ़ लेना, और कंस्ट्रक्टर्स पे हम एक्सेस स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ठीक, अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, जो भी क्लास का नेम होता है, ये क्लास का नेम हुआ, कोई इसमें आप पैरामीटर पास भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर होता है, और फिर आ जाती है इसकी इंक्रीमेंट। ना तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप होता है, इस चीज को ध्यान रखना। इवन यहाँ पे हम वॉइड भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वॉइड भी क्या है, एक तरीके का रिटर्न टाइप है। तो आप यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करोगे रिटर्न टाइप में, लेकिन आप क्या मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है क्लास नेम, ये बी वाला। ठीक, फिर हमारे पास आता है 34, ये एक कोड है। उसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपाइलिंग एंड रनिंग ऑफ द फॉलोइंग कोड इन जावा। अगर हम इस कोड को रन करते हैं अपने जावा के अंदर, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो इसमें कोई इश्यू आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारी क्लास बनी, क्लास के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल है, ये भी ठीक है। हमने एक फंक्शन क्रिएट करा जिसका रिटर्न टाइप है void, फंक्शन का नाम हो गया, पैरामीटर कुछ ले नहीं रहा, और काउंट को जो इंक्रीज कर रहा है, काउंट पहले से ही डिफाइन है। ठीक, जो दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है उसका रिटर्न टाइप हुआ इंट, फंक्शन का नेम हुआ गेट काउंट, और जिसमें जो काउंट वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है वो भी क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक, और प्राइवेट है तो अपनी क्लास के अंदर इजीली वो एक्सेस हो सकता है। तो क्या आपको यहाँ पे कोई एरर लग रही है, तो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब कि आप क्या कर दोगे यहाँ पे, नन ऑफ द अबव। फिर आता है हमारे पास गिवन द फॉलोइंग जावा कोड व्हाट इज द आउटपुट। जो हमारे पास ये कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा। हमने एक क्लास बनाई हुई है बॉक्स नाम की, जिसके अंदर विथ एक वेरिएबल है। फिर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर आता है डब्ल्यू, जो कि विथ को हमारा क्या कर देता है, सेट कर देता है। फिर हमने दूसरी क्लास बनाई टेस्ट, उसके अंदर है मेन मेथड। तो हमारा ये मैन, जो मेन मेथड है ये ऊपर रहा। जो हमारे यहाँ पे क्लास थी बॉक्स, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया माई बॉक्स। किस कीवर्ड को यूज करके, न्यू कीवर्ड को। जैसे ही यहाँ पे हमने ये 5 पास करा, इसका मतलब कि हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। डब्ल्यू में क्या वैल्यू गई, 5। तो अब जो ये विथ की वैल्यू है, ये किसके इक्वल हो चुकी है, 5 के इक्वल। अब उसने क्या करा, कॉल करा माई बॉक्स, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उस ऑब्जेक्ट को डॉट करके उसका वेरिएबल कॉल करा जो कि था विथ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, वो होना चाहिए 5। तो उसका ऑप्शन आ गया ये ए। फिर आता है आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग जावा कोड। कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट, जिसके अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल है स्कोर, और एक फंक्शन है, ये क्या है, स्टैटिक। तो देखो गलती यहाँ पे क्या हो रही है, कि स्टैटिक क्या होते हैं ना, वो क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते। और अगर वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते तो जो पैरामीटर है सेट कैसे करेगा। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें यहाँ स्टैटिक कीवर्ड हटाना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमारे पास यहाँ प्राइवेट वेरिएबल है जो कि इनिशियलाइज भी नहीं है, और उस फंक्शन में वो यूज हो रहा है जो कि प्राइवेट मेथड है,
प्राइवेट एट्रीब्यूट है, तो वहां पे हम उस फंक्शन को स्टैटिक नहीं बना सकते। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेट स्कोर कैन नॉट बी स्टैटिक। 37 में क्या आता है? आप प्रोग्रामर अटेम्प्ट्स टू कंपाइल द जावा कोड। हमें जो जावा कोड यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्रोग्रामर ने कंपाइल करने की कोशिश करी, लेकिन उसे यहाँ पे एक एरर मिल जाती है। तो वो एरर क्या है? सबसे पहले ये देखो कि हमें क्लास मेंशन की हुई है। क्लास का नाम क्या हो गया? माई क्लास। ठीक है, ये चीज तो सही है। फिर हमारे पास एक वो है void माई क्लास। आपने एक चीज देखी कि जो क्लास का नेम है वही फंक्शन का नेम है। इसका मतलब कि ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर है तो उसका रिटर्न टाइप क्या दे रखा है? void। और जबकि हमारा कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होता। तो अगर ये रिटर्न टाइप नहीं होता तो उसने ये चीज गलत मेंशन करी हुई है। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें गिवन है कि क्या कंस्ट्रक्टर शुड हैव पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, तो वो रख सकता है, लेकिन एरर कहाँ है? यहाँ पे void आने पे। दूसरा क्या हो गया? आ क्लास नेम इज इनकरेक्ट, जो क्लास का नेम तो बिल्कुल सही है, ऐसे तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ना। थर्ड क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्टर है उसे किसकी तरह मेंशन किया गया है? मेथड। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? सी। मेथड क्या होता है? रिटर्न एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड का नेम। और हमें यहाँ पे void नहीं दिखाना, तो इसलिए इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। फिर आता है विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू इनहेरिट अ क्लास। इसमें से कौन सा कीवर्ड है जो कि इनहेरिट करने में हेल्प करता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो है एक्सटेंड। जब भी आप पेरेंट क्लास को इनहेरिट करोगे, मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हो अपनी क्लास में, तो आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करोगे। वहीं अगर आप इम्प्लीमेंट, वो होता है हमारा इंटरफेस को यूज करने में, जहां हमने इंटरफेस डिक्लेयर किया हुआ है और उस इंटरफेस की आपको इम्प्लीमेंटेशन देनी है, तब आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हो। और इनहेरिट्स कोई कीवर्ड ही नहीं होता, और सुपर कीवर्ड होता है हमारा पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ गया? एक्सटेंड्स। 39th में बोला हुआ है हमें पॉलीमॉर्फिज्म इन ऊप्स अलाउ फॉर। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ऊप्स में, वो क्या अलाउ करता है? क्या वो ऑब्जेक्ट्स को हेल्प करता है मल्टीपल फॉर्म्स में, मतलब ऑब्जेक्ट्स टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स, या मेथड्स टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली? कभी हमने पढ़ा ही नहीं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या हमें कॉन्करेंट एक्सेस देता है मेथड्स का, तो ऐसा नहीं होता। सी ऑप्शन क्या हो गया? जो क्लासेस है, क्लासेस टू एनकैप्सुलेट डेटा इन मेथड। एनकैप्सुलेट किस में आता है? ये आता है हमारा एनकैप्सुलेशन के अंदर। तो हमारा ये वाला भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में ऑब्जेक्ट टू बी इंस्टेंशिएटेड विदाउट क्लास। तो कभी भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बन सकता है ऑब्जेक्ट से क्लासेस के बिना, तो वो नहीं बन सकता, तो ये भी नहीं है। तो इसका क्या आ गया हमारा? ऑप्शन ए। फिर आता है हमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। हाउ कैन यू इंश्योर दैट द क्लास adheres to abstraction principle by not allowing instantiation by permitting subclass? कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इसके अंदर? एब्स्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग, देखो फाइनल कीवर्ड कभी हमने नहीं पढ़ा, स्टैटिक से नहीं हो सकता, प्राइवेट आते हैं हमारे, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स तो बिल्कुल ही अलग हट गए, ठीक है। हम किससे कर सकते हैं? डिक्लेयर करके, बाय द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्शन किसके थ्रू हमारे पास आ सकता है? बाय क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या फिर इंटरफेस। तो यहाँ पे इंटरफेस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो सा है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, तो आप उसे क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। फिर आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग चांसेस, which of the following changes will make the code below correctly encapsulate the age property? अच्छा, हमारे पास एक वेरी क्लास दी हुई है पर्सन, जिसके अंदर वेरिएबल है हमारे पास एज, और हमने एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है गेट एज का और सेट एज का। और आपसे पूछा है कि आपको यहाँ पे जो एज प्रॉपर्टी है उसको एनकैप्सुलेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? बाय मेकिंग दिस प्राइवेट। बाय मेकिंग दिस प्राइवेट। तो पहला ऑप्शन है, क्या आपको चेंज कर देना चाहिए इंट एज को? तो फिर पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। फिर भी वो मैं मतलब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या हमें स्टैटिक बना देना चाहिए? तो आपको पता है स्टैटिक कीवर्ड किससे बिलोंग करता है? क्लास से, ऑब्जेक्ट से नहीं करता, तो ये नहीं होगा। क्या हमें रिमूव कर देना चाहिए सेटर? तो ये भी नहीं होगी। अगर आपको एनकैप्सुलेशन लेकर आना है तो आपको मेथड को प्राइवेट करना पड़ेगा, और सॉरी एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट करना पड़ेगा। और प्राइवेट होते ही आपको पब्लिक गेटर और सेटर क्रिएट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपसे कह रहा है रिमूव ही कर दो सेटर मेथड को। डी ऑप्शन क्या हो गया? चेंज करो पब्लिक मेथड को टू प्राइवेट। तो अगर आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे इंट एज जो है वो डिफॉल्ट में चला गया,
और इनको भी अगर दो प्राइवेट कर दो, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए। 42 है हमारे पास। विच फीचर प्रोवाइड अ वे टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनइंटेंडेड डायरेक्ट फील्ड एक्सेस। अगर आपको डायरेक्ट फील्ड एक्सेस से बचाना है तो उसका मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एनकैप्सुलेशन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि एनकैप्सुलेशन ये कहता है अपने एट्रीब्यूट से क्या कर दो? प्राइवेट कर दो। और उन्हें अगर किसी को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या इंप्लीमेंट करो? गेटर एंड सेटर। ठीक है, इन अनइंटेंडेड डायरेक्ट एक्सेस को ये खत्म कर देता है एनकैप्सुलेशन। फिर आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। तो आपको पता ही है क्या चीज है। सबसे पहली बात तो एनकैप्सुलेशन क्या कर देता है, हम सॉरी एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि फीचर शो करता है, इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर देता है। और एनकैप्सुलेशन क्या कर देता है? डिटेल्स तो शो करता है लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो हमारा पहला क्या होगा? एनकैप्सुलेशन इज अबाउट हाइडिंग द डिटेल्स एंड एब्स्ट्रैक्शन इज अबाउट शोइंग द एसेंशियल फीचर्स। तो ये तो सही है हमारे पास। दूसरा क्या होगा कि एनकैप्सुलेशन डिजाइन गाइडलाइन है और एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या आता है? एनकैप्सुलेशन तो डेटा से डील करता है और एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ क्या होगा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर दो टर्म्स कैसे होती? तो इसका ऑप्शन क्या आ गया है? ए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें हमसे पूछा गया है व्हाट डज इट मीन व्हेन अ क्लास इज डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट। अगर हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो उसका मतलब क्या होगा? कि वहां पे सिर्फ फंक्शंस का नेम, मतलब कि मेथड क्या होगा? नेम होगा बस। और अगर इसमें नेम होगा तो जो उसकी सब क्लासेस होंगी, जो इसकी सब क्लासेस हैं, वो क्या करेंगी? इसके मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगी। मेथड की इम्प्लीमेंटेशन। क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। हाँ, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब कि हम उन्हें इनिशिएट नहीं कर सकते, मतलब उसका कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। एंड मस्ट बी सब क्लास, और उसके एक कंफर्म सब क्लास भी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? द क्लास कैन नॉट कंटेन एनी मेथड। तो मेथड तो यार वो रख सकती है ना, नेम तो हो गई, इम्प्लीमेंटेशन उसके सब क्लास प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन है द क्लास इज फाइनल क्लास। तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब कि क्लास क्या होगी? हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, जिसको हम यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। उसका मतलब कि ये भी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। फिर हमसे बोला गया है कि जो क्लास है कैन ओनली कंटेन स्टैटिक मेथड्स। क्या वो सिर्फ स्टैटिक मेथड्स रखेगी? तो आपको पता है स्टैटिक मेथड क्लास से बिलोंग करेंगे, ऑब्जेक्ट से नहीं। तो फिर आप इसे नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? वो है ए। क्वेश्चन नंबर 45 में बोलते हैं कि इन ओप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या है? सिर्फ डिक्लेरेशन है जो कि इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये आपको पता ही है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया है यहाँ पे? बी। क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ प्रेजेंट है? सब क्लासेस के अंदर। ओवरराइडिंग किसके अंदर आ गया हमारा? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। स्टैटिक क्लास से डील करने वाला आ गया। और फुली इम्प्लीमेंटेड तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होता ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? बी। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि कौन सा कीवर्ड है जावा का जो कि हाइड करता है क्लास मेंबर्स को फ्रॉम द क्लासेस इन अदर पैकेजेस। तो कौन सा है? वो है आपके पास प्राइवेट। सिंपल है। क्वेश्चन 47 में है कि जो जावा एप्लीकेशन है उसके अंदर इंटरफेसेस है। इंटरफेस मतलब कि सारे के एप्सेट क्या कहता है हमसे कि जरूरी नहीं कि जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, या तो नेम दे दो उनका और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा? सब क्लास। लेकिन आप ऐसे मेथड्स भी रख सकते हो जिनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन इंटरफेस से कहता है कि ऐसा कोई भी मेथड नहीं होगा जिसकी इम्प्लीमेंटेशन तुम अपनी इस क्लास के अंदर दे दोगे। तुम्हें सबकी इम्प्लीमेंटेशन उसे सब क्लास के अंदर ही देनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास कोई इंटरफेस है जावा क्लास के अंदर, तो जो न्यू क्लास इंप्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को, अगर वो सारे फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन देने में फेल हो जाती है, मतलब कि मान लो यहाँ पे एक ए फंक्शन था, बी फंक्शन था, सी फंक्शन था इंटरफेस के अंदर, और जब उसके सब क्लास बने तो उसने ए की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, बी की दे दी, लेकिन उसने सी की नहीं दी। तो इस केस में हमें एरर क्या मिलेगी? तो ये हमारा चेक हो जाता है कंपाइल टाइम पर ही। तो यहाँ पे जो हमें एरर मिलेगी वो होगी हमारे यहाँ पे कंपाइलेशन एरर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि अगर हम oops के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होगा? मेथड ओवरराइडिंग आपको पता है इनहेरिट पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है एक पार्ट, जो कि हमारे इनहेरिट करके, मतलब कि एक क्लास जब इनहेरिट होगी दूसरी क्लास के अंदर,
तो वो उसके मेथड को ओवरराइड कर सकती है। मतलब कि यहाँ पे मान लो अगर डिस्प्ले फंक्शन था और वो प्रिंट कर रहा था हेलो, तो हम क्या कर सकते हैं उसके पेरेंट क्लास में उसी डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट करा सकते हैं क्या, वेलकम। तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। तो पहला ऑप्शन है कि डिफाइनिंग अ मेथड इन सब क्लास that already exist in parent class, तो ठीक है, लेकिन with different implementation, तो उसका पहला ऑप्शन ही मैच कर जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, इंक्रीज कर देता है विजिबिलिटी, तो ये तो नहीं आता मेथड ओवरराइडिंग में। सी क्या हो गया, चेंजिंग द रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप अगर चेंज होगा तो मतलब कि हमारा फंक्शन ही चेंज हो गया, तो ये भी नहीं है ना। ऑप्शन ए इसका बचा। 49 में हमसे क्या बोला गया है कि अगर एक क्लास है वो इनहेरिट करती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, does not define all the function that it will known as, अगर हमारे if a class inheriting an abstract class, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, और उस क्लास, एक क्लास और है, मान लो इसे मैं नाम दे देती हूँ क्लास ए, वो इनहेरिट कर रही है अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और वो डिफाइन नहीं करती है सारे फंक्शंस को, ठीक है, and does not define all of its function, then it is known as यार इसमें आई थिंक कुछ दिक्कत है, तो बस एक चीज ये ध्यान रखना कि इट डिफाइंस, यहाँ पे नोट हटा दो कि अगर एक क्लास यहाँ पे डिफाइन कर रही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ठीक है। बस अगर आपको पूछना, अगर आप में क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ जाता कि एक क्लासेस में सिर्फ मेथड्स प्रेजेंट है और उसकी सब क्लास के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंट है, तो वो किस टाइप की क्लास होगी, तो वो होती है एप्स। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ये मैंने क्वेश्चन क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, आई थिंक डिफरेंट है, ठीक है। तो 50th हमारा एमसीक्यू क्या है कि विच ऑफ द पैकेज कंटेन द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, इनमें से कौन सा हमारी पैकेज है जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को रखता है। तो आपको पता है आईओ क्या रखता है, इनपुट आउटपुट, मतलब कि जो हम प्रिंट करते हैं या इनपुट लेते हैं। जावा यूटिल्स में साइंस की यूटिलिटी फीचर्स, तो जो ये आता है ना हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, ये आता है हमारे पास जावा डॉट लैंग के अंदर, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। एवरी क्लास कंटेनिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट नॉट डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, अगर जितनी भी क्लासेस है, मतलब मान लो हमारे पास ये क्लासेस है और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मस्ट नोट बी डिक्लेयर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने सिर्फ मेथड की नेम दिया हुआ हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके सब क्लास में है, लेकिन आपने उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन ही ना किया है, तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफाइन ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, क्या जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देती, तो हाँ ये सही है हमारी स्टेटमेंट। तीसरा क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं कैन बी इनिशिएटेड बाय न्यू ऑपरेटर, क्या वो इनिशिएट हो सकती हैं, तो ये नहीं हो सकता। मतलब क्योंकि आपको पता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कभी भी अपना इंस्टेंस नहीं देती। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन बी इनहेरिटेड, तो वो इनहेरिट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला फंक्शन, पहला ऑप्शन था हमारे पास, एवरी क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मस्ट नॉट डिक्लेयर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट, ये है कि classes can be initiated by new operator। यार इसमें ये दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए, एक बस के आंसर शीट चेक कर लेते हैं मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, आपको लास्ट में मिल जाएगा, बस चेक कर लेना। ये कैन नॉट बी, आई थिंक या तो मैंने ये ऑप्शन गलत डाल दिया या फिर मैं कुछ मिस कर रही हूँ। तो इसमें जो सॉल्यूशन, आपको इतना तो पता ही है कि कभी भी न्यू कीवर्ड के थ्रू आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, मतलब उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो इंटरफेस का ना ही एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। लेकिन यहाँ पे मेरे से क्या मिसप्लेस हो रहा है वो आप चेक कर, मतलब इसे छोड़ देना इस ऑप्शन को और इसे टिक कर लेना, ठीक। फिर हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन है जो कि है कि हमारे पास एक क्लास ए है, उसके अंदर वेरिएबल है आई, उसके अंदर एक फंक्शन है डिस्प्ले जो कि प्रिंट कर रहा है इस आई को, ठीक है। फिर क्लास बी आती है जो कि मतलब कि ये क्या हो गई, पेरेंट क्लास, और ये हो गई चाइल्ड क्लास। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। इसके अंदर भी डिस्प्ले फंक्शन है और ये प्रिंट कर रहा है जे को जो कि इसी के अंदर का वेरिएबल है। हमने फिर एक क्लास बनाई मेथड ओवरराइडिंग। अब जब मेथड ओवरराइडिंग हमने क्लास बनाई, इसके अंदर हमारे पास मेन फंक्शन था। जब ये मेन फंक्शन हुआ, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा बी का, तो जो ये बी था इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसको हमने नाम दे दिया ओबीजे। जब ये ओबीजे हुआ तो आपको पता है कि ये चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है।
बी है वो आई को एक्सेस कर सकता है, तो बी के पास एक आई वेरिएबल हो गया, एक जे वेरिएबल हो गया। जब हमने इस बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ओबीजे के नाम से, और उस ओबीजे के आई के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, वन। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, वन। और ओबीजे के जे की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, टू। अगर अब हम बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, जो कि होगा, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले फंक्शन है, यहाँ पे भी डिस्प्ले। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट बी का क्रिएट करा है और इसके अंदर अगर वो फंक्शन प्रेजेंट है, तो वो इसे ही प्रिंट करता है। अगर वो ऑब्जेक्ट प्रिंट, अगर इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करता ये वाला मेथड डिस्प्ले, तो जाता अपने पेरेंट्स के मेथड के पास और फिर वहां वो सर्च करता। लेकिन अभी इसके पास था, तो इसने पेरेंट में जाके सर्च नहीं किया, तो जब इसने डिस्प्ले कॉल करा, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू कॉल हुई होगी, जे की, और जे की वैल्यू क्या है, टू। और वो हो गई यहाँ पे प्रिंट। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे, टू। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 52 क्वेश्चंस कंप्लीट। और इतने ही हमारे पास थे। अगर आपको इसके आंसर्स एक्सेस करने हो तो लास्ट की 3 या 4 स्लाइड पे से सारे सारे आंसर्स हैं, आप चेक कर लेना। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये वीडियो के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, अगर आपने सारे क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं कर पाए हो, तो एक बार जाना, सारे सारे नोट्स रीड करना, ट्राई करना कि एक बार आप खुद को एक्सप्लेन कर सको बैठ के। अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए हैं सारे सारे टॉपिक, उसका मतलब कि आपको ये टॉपिक क्लियर है। अब उसके बाद आपको दोबारा से ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, ट्राई करने कि कितने आपके सही आते हैं और कितने आपके गलत आते हैं। अगर आपके 80 या 90% सही आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है। अब इसको यहीं पे end और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।